हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था और वहां पर उसके यूनिट्स को हमने कवर करके वो वीडियो जो था हमने एंड किया था। अब उसी टॉपिक को हम कैरी करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेशर को मेजर किस किस तरीके से किया जाता है, किस किस तरीके के प्रेशर हम लोग जानते हैं हमारे मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में। ओके, तो देखिए तीन तरह के प्रेशर को हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड होता है गेज प्रेशर और थर्ड होता है वैक्यूम प्रेशर। ओके, सो फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वेरियस टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ये कैसे, हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ था, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि गैसेस को किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज प्लैनेट पे कलेक्ट होने के लिए के बाद उनसे बाहर निकलने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेंड करनी पड़ती है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अगर उन गैसेस की वेलोसिटी उस एस्केप वेलोसिटी से कम है तो कभी भी वो उस प्लैनेट को छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो स्पेस है, स्पेस में कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो जब वहां पर कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर प्रेशर क्या हो सकता है? प्रेशर डेफिनेटली जीरो हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि प्रेशर जीरो हो, चलिए उसको समझते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन पे जाऊं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे जाऊं, तो प्रेशर आता कैसे है? बेसिकली जो भी गैस हो या जो भी फ्लूइड हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं। लिक्विड में ये टेंडेंसी थोड़ी कम होती है और गैसेस में टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। ड्यूरिंग मोशन जब ये किसी सरफेस से टकराते हैं तो इनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। इनका मोमेंटम चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि जब इनका मोमेंटम चेंज होगा तो इस पर्टिकुलर एरिया ए पर एक ये हर पॉइंट पे जहां पर भी टकराएंगे वहां पर एक पर्टिकुलर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, सो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी द प्रेशर। तो प्रेशर कहां से आता है? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी फ्लूइड के किसी सॉलिड सरफेस पे टकराते हैं तो उस कॉलिजन के कारण यहां पर हमको प्रेशर मिलता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो क्या हो अगर हम किसी ऐसी जगह पे हो जहां पर कोई गैसेस कोई फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं होगा जो कि सरफेस पे इंपैक्ट करे, तो डेफिनेटली इसका जो प्रेशर होगा हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। सो जब हम प्रेशर को एब्सोल्यूट जीरो यानी कि प्रेशर ऑफ द यूनिवर्स या फिर वी कैन से आउटर स्पेस, आउटर स्पेस का जो प्रेशर है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। नोट कर सकते हैं इसको, एट आउटर स्पेस वेयर देयर इज नो मीडियम। सो आउटर स्पेस पे जो प्रेशर है वहां कोई प्रेशर ही नहीं है। तो अगर उस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को मैं रिफरेंस मान करके उसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो उस प्रेशर को कहा जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। So what is absolute pressure? Absolute pressure is the value of pressure measured above the absolute zero pressure. Okay, so चलिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे मिला absolute pressure, absolute pressure that is zero. Okay, अब देखते हैं गेज प्रेशर क्या होता है ना। अब जैसे कि मैंने बताया हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नंबर ऑफ गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। तो अब अगर मैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफरेंस मानूं, यहां का जो प्रेशर है उसको मैं रिफरेंस मानूं और उसके रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर गैस की या लिक्विड की प्रेशर की मैं मेजरमेंट करूं और उसकी वैल्यू बताऊं तो उसको कहा जाएगा गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापा जाएगा? सबसे पहली बात ये, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का जो रेफरेंस होता है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। सो एब्सोल्यूट स्केल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है जो कि हम देख चुके हैं दैट इज 101.3
3 किलो पास्कल, दैट इज P एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है आपकी एब्सोल्यूट स्केल में 101.3 किलो पास्कल। अगर मैं इस प्रेशर को रेफरेंस लाइन लूं और इसके ऊपर किसी लिक्विड का प्रेशर मेजर करूं, सो दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। सो अगर मैं इसको रेफरेंस लिया, सो अगर यहां से प्रेशर नापूं, सो दिस विल बी P गेज। ओके, अगर मैं यहां से नापूं इस पॉइंट का प्रेशर, सो विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, ऑफ पॉइंट ए। तो दिस इज P गेज ऑफ ए, दिस इज P एब्सोल्यूट ऑफ ए। ओके, सो गेज प्रेशर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर किसको कहते हैं? जब किसी लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसे हम लोग उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ओके, सो ये रहा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। ये जो लाइन है बेसिकली सिर्फ इस 3 टाइप के प्रेशर को डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है, ताकि जो पिक्चर है इनका, जो न्यूमेरिकल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो क्लियर हो सके। ओके, इस डिस्कशन के अलावा, इन फॉर्मूले को ड्रॉ करने के अलावा इसका कोई भी ऐसा यूज नहीं है। ओके, तो चलिए वैक्यूम प्रेशर देखते हैं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो उस पॉइंट के प्रेशर को कहेंगे हम लोग वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे उसकी कितनी वैल्यू है उससे नापते हैं। तो लेट अस से P वैक्यूम, सो P वैक्यूम विल बी बिलो एटमॉस्फेरिक। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? दिस विल बी इक्वल टू P वैक्यूम एट B विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये इस पॉइंट बी का एब्सोल्यूट प्रेशर है, P एब्सोल्यूट एट B। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी इस वैक्यूम की प्रेशर। सो दिस इज द वैक्यूम प्रेशर। तो चलिए अब हम देखते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि किसी फ्लूइड एट रेस्ट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर है वो इक्वल होता है। सपोज ये कोई पॉइंट है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। सो 3 डायरेक्शंस जो हम जानते हैं, दैट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सो इन तीनों डायरेक्शंस में जो प्रेशर की वैल्यू है वो बराबर होगी इस पॉइंट पे। सेम वैसी पॉइंट बी पर प्रेशर की वैल्यू एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में बराबर होगी। ओके, सो पास्कल्स लॉ कहता है दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सो पास्कल्स लॉ का जो प्रूफ है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है कई बार ये एसएससी के मेंस में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पास्कल्स लॉ का प्रूफ। ओके, सो पास्कल लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक वेज शेप का एलिमेंट। ओके, the thickness of element is 1, or we can say it is unit thickness का एक element है। ओके, this is x direction and this is y direction। तो जो x डायरेक्शन में इस एलिमेंट की विड्थ है दैट इज dx, y डायरेक्शन में जो इस एलिमेंट की हाइट है दैट इज dy, थिकनेस इसकी यूनिटी है। ये जो इसका हाइपोटेनस है या जो इसका स्लैंट सरफेस है, इसके एपेक्स का एंगल है थीटा। ओके, अब y डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है लेट अस से दैट इज Py, एंड जो x डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है इस एलिमेंट पे दैट इज Px। अब इस सरफेस पे प्रेशर Py है, इस सरफेस पे प्रेशर Px है, तो इन दोनों प्रेशर के कारण इन दोनों सरफेस पे प्रेशर फोर्स आएगा। सो प्रेशर फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एरिया जो इस सरफेस का है दैट इज dx इनटू द थिकनेस 1। सो प्रेशर इनटू एरिया बिकम्स फोर्स इन y डायरेक्शन, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया dx इनटू 1। Similarly, pressure force in x direction Fx will become equal to Px into area, that is dy into 1.
अब मैं ये मानता हूं ये जो स्लैंट सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक प्रेशर लग रहा है P। ये जो स्लैंट है इसकी जो लेंथ है दैट इज ds। ओके, सो इस स्लैंट के नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F हो जाएगा P इंटू डी एस इंटू 1। ये जो स्लैंट है इसका एरिया हो जाएगा ds इंटू द थिकनेस 1। ओके, सो दिस इज द फोर्स नॉर्मल टू द स्लैंट सरफेस। अब ये जो एलिमेंट है ये जिस फ्लूइड का एलिमेंट है, लेट अस से द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो, और जो इस जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज g। ओके, सो इस फ्लूइड का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो द वेट ऑफ एलिमेंट dw will be equal to rho, that is mass density into gravitational acceleration into volume। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका? सो देखिए ये है, इसका शेप है ट्रायंगुलर। सो ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया मिल गया, एंड एरिया इंटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू 1। एरिया इंटू थिकनेस करके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मिला एरिया, और वी कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस। ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस, और कई कई जगह पे लेंथ भी अपन वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज द वेट। तो वेट लगेगा डाउनवर्ड, सो दैट इज रो जी dx इंटू dy डिवाइडेड बाई 2। ये इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। अब जो ये स्लैंट सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अबाउट रिजॉल्व कर सकता हूं। तो देखते हैं, ये जो स्लैंट सरफेस है इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल भी थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस बिकम्स थीटा। ओके, सो ये x डायरेक्शन से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो यहां पर इसका कंपोनेंट आ जाएगा p ds cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका मिलेगा हमको p ds sin थीटा। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि जो प्रेशर है सभी डायरेक्शन में सेम है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्लूइड है हमारा रेस्ट पे है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे है, इस रेस्ट के कंडीशन में फ्लूइड का जो एक पार्टिकल जितना दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा होगा उतना ही दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस जो होंगे वो 0 होंगे इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, और अगर कोई अनबैलेंसिंग फोर्स आएगा वेट के कारण फ्लूइड के, तो वो अनबैलेंसिंग फोर्स जो कंटेनर है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। देन जो कंटेनर है वो उस लगाया गया फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी जितने भी फोर्सेस है वापस से बैलेंस हो जाएंगे, एंड समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी 0। सो एज फ्लूइड इज एट रेस्ट समेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ दो डायरेक्शन है, एक है x डायरेक्शन, दूसरा है y डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। जो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ लगेंगे फोर्सेस उनको हम पॉजिटिव लेंगे, जो इनका डायरेक्शन निगेटिव x के अलाउंग होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो सबसे पहले x डायरेक्शन को देखते हैं। x डायरेक्शन में पहला फोर्स लग रहा है Fx, दैट इज px dy इंटू 1। सो ये होगा px dy। सेकेंड फोर्स लग रहा है pds cos थीटा x डायरेक्शन में, दिस इज अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन, सो दिस विल बी माइनस pds cos थीटा। और कोई भी फोर्स नहीं है x डायरेक्शन में, सो दिस विल इक्वल टू 0। ओके, नाउ इस डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो यहां से हमको पता चलेगा अगर ये dy है, ये dx है और ये ds है, और ये एंगल गिवन है हमारे को थीटा, हमने एंगल थीटा माना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस।
सो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि dx अपॉन ds। सो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू ds साइन थीटा। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज dy अपॉन ds। ठीक है, तो यहां से dy आ जाएगा ds cos थीटा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। तो यहां ds cos थीटा दिख रहा है, ds cos थीटा इक्वल टू व्हाट, dy। तो यहां ds cos थीटा को हटा करके मैं dy लिख सकता हूं। सो px dy माइनस p dy इज इक्वल टू 0, px dy इज इक्वल टू p dy कैंसिल हो गया, यहां से प्रूफ हो गया px इज इक्वल टू p। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो y डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं हम। y डायरेक्शन में फोर्सेस हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, उनको हम पॉजिटिव लेंगे। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे दैट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो पॉजिटिव y के अलोंग आ रहा है आपका py इंटू dx, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट, दैट इज रो माइनस रो जी dx dy डिवाइडेड बाई 2। फिर सेकेंड फोर्स है उसका, दैट इज माइनस p ds साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और कोई भी फोर्स नहीं है y डायरेक्शन में, इतने फोर्सेस बस हैं। सो इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहां देखिए जो dx इंटू dy, जो dx है वो बहुत ही छोटी एलिमेंटल लेंथ है और dy भी एक बहुत छोटी एलिमेंटल लेंथ है। तो बहुत छोटी क्वांटिटीज है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो और भी छोटा हमको टर्म मिलेगा। सो क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है दैट्स वाई इस पर्टिकुलर टर्म को, यानी कि इस एलिमेंट के वेट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा py dx माइनस पी डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 में। अब हमने देखा है कि डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है डी एक्स। सो यहां से पी वाई डी एस साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं डी एक्स। सो पी डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करता हूं आगे, तो पी वाई डी एक्स माइनस इक्वल टू पी डी एक्स कैंसिल हो गया, यहां से आया पी वाई इक्वल टू पी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर अगर मैं मेथोडोलॉजी x और z को लेकर के एंड y और z को लेकर के निकालूंगा तो मुझे इसी तरीके के एक्सप्रेशंस मिलेंगे। सो मैं लिख सकता हूं फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम, यानी मैंने अभी 2D सिस्टम के लिए डिराइव किया, फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम भी इसी तरीके का एक रिजल्ट आएगा, दैट विल गिव पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। सो यहां पर हमारा पास्कल लॉ प्रूफ हो गया, जो कि ये कहता है कि प्रेशर in all direction at a point is same। ओके, चलिए, तो हमने देखा पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है क्या वो हर डायरेक्शन में सेम होता है या नहीं। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है हमने कि किसी पर्टिकुलर फ्लूइड एट रेस्ट पे सिर्फ एक ही तरीके का स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर एट दैट पॉइंट। तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं, नॉर्मल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट ए, सो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, यानी कि ए पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर एट ए के बराबर होगा। तो अगर ये कहा जाए कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड एट ए, अगर ए पे पी एक्स पी वाई और पी जेड यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लगने वाले जो प्रेशर्स हैं वो बराबर हैं, तो इसी तरीके से
सिग्मा एक्स यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, ये भी है। तो पास्कल लॉ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्कल लॉ। अब हम जो पास्कल लॉ की एक और स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। तो हमने देखा कि किसी फ्लूइड एट रेस्ट पे सभी डायरेक्शंस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है या फिर प्रेशर होता है वो बराबर होता है। अब देखते हैं हम जो पास्कल्स लॉ है उसका एक सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर। ये क्या कहता है इसको समझते हैं। ये लॉ जो है बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर की बात करता है जो कि किसी फ्लूइड के सरफेस पे हम एक्सर्ट करते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी फ्लूइड के सरफेस पे लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू आउट द मास ऑफ फ्लूइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये उसका कहना है। यानी कि सपोज कोई फ्लूइड एट रेस्ट है और मैं उस पर किसी पिस्टन या किसी प्लंजर के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं और ये एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है P। ओके, अगर P एक्सटर्नल प्रेशर मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं तो ये प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी। यानी कि इस पॉइंट का सपोज प्रेशर PA है और इस पॉइंट का सपोज प्रेशर PB है। दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर PA और PB है, तो दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे हम, PA एंड PB। PA होगा जितना नॉर्मल प्रेशर यहां पर इतने डेप्थ के कारण लग रहा है, दैट इज P ऑफ फ्लूइड एट A, प्लस जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो P। यानी कि जब किसी फ्लूइड में हम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर हर जगह बराबर फैल जाता है। तो इस लॉ में हम बेसिकली सिर्फ जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है उसकी बात करें। सेम वैसी जो PB होगा पॉइंट बी पे प्रेशर, दैट विल बी प्रेशर एट बी ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लूइड, P फ्लूइड एट बी प्लस द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इन यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट पे फ्लूइड का खुद का जो प्रेशर है उसके खुद के वेट के कारण जो उस पर प्रेशर आता है वो भले चेंज हो रहा है डेप्थ के साथ, PA और PB पे दोनों प्रेशर्स अलग होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं वो पॉइंट A पर भी P है, पॉइंट B पर भी P है। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल है इसका बेसिकली यूज हमने स्कूल लेवल पढ़ा हुआ है फॉर हाइड्रोलिक जैक्स। हाइड्रोलिक जैक्स में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है उसको देखते हैं। हाइड्रोलिक जैक में अगर उसके सिंपल फंडामेंटल पे जाऊं तो उसके केस में एक तरफ जो आपका सिलेंडर होता है उसका एरिया A1 और दूसरी तरफ जो सिलेंडर है उसका एरिया A2। ओके, A1 पे हम लगा देते हैं एक प्लंजर या फिर एक पिस्टन और A2 को बोलते हैं रैम या फिर बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अब ये इस रैम का या इस प्लेटफॉर्म का यूज हम जनरली लिफ्ट की तरह करते हैं या फिर जैक की तरह करते हैं कार्स को या ट्रक्स को लिफ्ट करने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि इस लॉ से हमको पता चलता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा, लेट अस से एक्सटर्नल प्रेशर P है ना, वो P जो है वो इस पर्टिकुलर फ्लूइड में यहां से यहां तक अगर सिंगल फ्लूइड भरा हुआ है तो हर पॉइंट पे ये एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होगा। ओके, सो लेट अस से ये प्रेशर है F1 बाई A1। ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो प्रेशर है दैट इज F1 बाई A1। यहां पर एरिया है A2, तो यहां पर जो प्रेशर है लेकिन वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। सो मैं लिख सकता हूं F1 डिवाइडेड बाई A1 will be equal to F2 divided by A2। ओके, तो यहां पर से मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट पे F1 फोर्स लगाया तो सेकेंड पॉइंट पे मुझे F2 मिल रहा है। F2 is equal to F1 by A1 into A2। ओके, अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो एरिया है A1 दैट इज लेस दैट ऑफ A2। जो A1 है वो A2 से कम है। तो यहां इस एक्सप्रेशन पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि F1 बाई A1 को मल्टीप्लाई किया गया है A2 से, एंड
क्योंकि A1 बड़ा है, A1 छोटा है A2 से, या फिर कह सकते हैं A2 बड़ा है A1 से, सो देयरफॉर A2 बाई A1 विल बी ग्रेटर देन 1। A2 बाई A1 का जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा 1 से, सो डेफिनेटली F2 विल बी इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1, और वी कैन से F2 इज ग्रेटर देन F1। यानी कि जो सेकंड सेक्शन है जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर जो रैम का एरिया है वो बड़ा है, उस जगह पे हमको ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो फोर्स है उसका एम्प्लीफिकेशन मिलता है। यानी कि अगर हमको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमको मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो उस केस में हम पास्कल लॉ का ये फॉर्म यूज़ करते हैं इन हाइड्रोलिक जैक्स। ओके, और कुछ आप मशीन्स देखते होंगे जैसे कि जेसीबी मशीन्स आती हैं, जो डिगर्स मशीन्स आती हैं जो कि हाइड्रोलिक पे काम करते हैं, उनमें भी सेम फंडामेंटल अप्लाई किया जाता है। जो ब्रेक्स वगैरह हैं या जो उसके आर्म्स होते हैं, दे आर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। उसमें हम एक छोटे से पाइप में जिसका एरिया कम होता है उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वो प्रेशर एक ऐसी जगह ट्रांसफर होता है जहां पर एरिया ज्यादा है, तो जिस हमारा जो फोर्स होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है, तो हम कम फोर्स लगा करके ज्यादा से ज्यादा वेट उठा पाते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एंड दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो रिफर्स टू द पास्कल लॉ। चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। ये लॉ किसी फ्लूइड एट रेस्ट पे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या प्रेशर होगा वो बताने के काम आता है। प्रीवियसली हमने जो पास्कल लॉ देखा था उसमें ने बताया था कि 2 पॉइंट पी ए और पी बी है, पॉइंट ए ऊपर है, पॉइंट बी नीचे है, तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट ए प्लस द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लूइड इसके बराबर होगा। तो यही जो जो प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लूइड की वैल्यू है वो कहां से पता चलती है? तो ये वही लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ वो लॉ है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन, इसको डिराइव करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ को। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम एक कंटेनर जिसमें कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। अब मैं कंसीडर करता हूं डायरेक्शंस, तो मैं सबसे पहले लेता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दिस इज लेट अस से एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ओके, जेड डायरेक्शन मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड लिया है इस डेरिवेशन में। डेरिवेशन के एंड में बताऊंगा कि इसको अपवर्ड लेने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो यहां से एच डेप्थ पर मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है डी ए। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो प्रेशर है दैट इज पी जेड। अब जो एलिमेंट है उसकी जो डायमेंशन है अलोंग द जेड एक्सिस दैट इज डी जेड। ओके, अब इसके इक्वल एंड अपोजिट एक प्रेशर लगेगा, इसके अपोजिट एक प्रेशर लगेगा नीचे से, दैट विल बी पी जेड प्लस डी जेड। ओके, अब इसका एलिमेंट का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डी वी विल बी इक्वल टू डी ए इंटू डी जेड। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की मास डेंसिटी रो है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस जगह पर वो जी है। सो एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि जो ऊपर वाला सरफेस है उस जगह पर प्रेशर है पी जेड, और उस सरफेस का एरिया, उस रीजन का एरिया डी ए है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे लगने वाला प्रेशर फोर्स दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया डी ए। नाउ नीचे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी जेड प्लस डी जेड। अब ये पी जेड प्लस डी जेड की वैल्यू कैसे आएगी ये देखते हैं। मैथमेटिक्स में एक सीरीज होती है टेलर सीरीज में अगर एफ एक्स प्लस डी एक्स को अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये आता है एफ एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, देन
डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, ये टेलर सीरीज चलती है। तो इसके जो हायर ऑर्डर्स हैं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उनका कोई काम नहीं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल आएंगे। तो हम स्टार्टिंग का ये टर्म कंसिडर करते हैं। इससे हम किसी भी ऐसे टर्म्स दैट इज, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पी जेड प्लस डी जेड है, डी जेड लेंथ आगे बढ़ने पर जो प्रेशर में चेंज हुआ वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ सेम ऐसे लिखूंगा मैं, पी जेड प्लस डी जेड, दैट इस टेलर सीरीज के एक्सपांशन से मिलेगा आपको पी जेड प्लस डी बाई डी जेड, डेल बाई डेल जेड पी जेड इंटू डी जेड। इसको अगर आप वर्ड में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए पॉइंट नंबर, इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी। पॉइंट नंबर ए पे प्रेशर था पी जेड, मैंने कितनी डिस्टेंस मूव करी? डी जेड। ओके, तो सपोज मैं ऐसा लिखता हूं कि डेल जेड अगर कोई लेंथ है ना, डेल जेड लेंथ जाने पर जो प्रेशर है वो पी जेड होता है। डेल जेड जाने पर अगर प्रेशर पी जेड होता है तो 1 यूनिट डिस्टेंस मूव करने पे कितना प्रेशर होगा? सो दैट विल बी इक्वल टू डेल पी जेड बाई डेल जेड, है ना, सॉरी डेल जेड डेप्थ पे जाने पर जो प्रेशर में चेंज होता है इफ दैट इज डेल पी जेड, सो 1 यूनिट डिस्टेंस मूव करने में जो प्रेशर में चेंज होगा दैट विल बी डेल पी जेड बाई डेल जेड। ओके, नाउ पहले से जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा है दैट इज पी जेड, सो लेट अस राइट पी जेड। अब मैंने डिस्टेंस कितनी मूव करी? डी जेड। 1 यूनिट डिस्टेंस मूव करने पे प्रेशर कितना बढ़ता है? डेल पी जेड बाई डेल जेड। तो डी जेड डिस्टेंस मूव करने पे कितना प्रेशर बढ़ेगा? सो दैट विल बी पी जेड, कितना प्रेशर बढ़ गया? डेल पी जेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड। सो दिस विल बी प्रेशर एट पॉइंट नंबर बी, पी जेड प्लस डी जेड। ये आ गई आपकी प्रेशर की वैल्यू। ओके, सो यहां पर प्रेशर फोर्स लिख सकते हैं हम लोग, पी जेड प्लस डेल पी जेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू एरिया दैट इज डी ए। ओके, नाउ जो इसका वेट है वो भी यहां पर आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी अपने डेंसिटी कंसिडर करिए और इसका एक फाइनाइट वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू डी ए इंटू डी जेड। सो यहां पर इसका वेट आएगा नीचे, स्मॉल वेट दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू वॉल्यूम दैट इज डी वी। सो इसको लिख सकते हैं रो जी डी ए इंटू डी जेड। सो दैट इज द वेट ऑफ द एलिमेंट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो सारे फोर्सेस हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन। अब क्योंकि ये फ्लूइड रेस्ट पे है इसलिए जो सारे फ्लूइड्स के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, देयर विल बी नो डिस्टर्बिंग फोर्स, सो देयरफॉर द समेशन ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखिए हमने जो हमारा रेफरेंस एक्सिस है वो लिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो जो जो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हम उनको पॉजिटिव लेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए सबसे पहले फोर्स आ रहा है आपका पी जेड इंटू डी ए, ये पॉजिटिव। दूसरा इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो प्लस वेट है इसका रो जी डी ए इंटू डी जेड। नाउ जो नीचे से फोर्स आ रहा है वो है आपका निगेटिव डायरेक्शन में, फोर्स है पी जेड प्लस डेल पी जेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए, दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, सो आ जाएगा पी जेड डी ए प्लस रो जी डी ए डी जेड माइनस पी जेड इंटू डी ए प्लस डेल पी जेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से पी जेड इंटू डी ए माइनस पी जेड इंटू ए डी ए कैंसल हो गया आपका। ओके, नाउ माइनस डेल पी जेड बाई डेल जेड डी जेड इंटू डी ए विल बी इक्वल टू माइनस रो जी डी ए डी जेड। यहाँ से डी ए डी जेड कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो डेल पी जेड
बाई डेल जेड कम्स आउट टू बी रो इंटू जी। इसको रो इंटू जी होता है आपका गामा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो ये लॉ बताता है कि जो रेट दैट इज चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ और जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, सो इसको लिखते हैं इसके एक्सप्रेशन को, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर, or we can say change in pressure along depth, that is nothing but the z direction, is equal to the weight density of the fluid. ओके, सो यहां पर जो हमने डेरिवेशन किया, इसमें जो हमने z का डायरेक्शन लिया था दैट वाज डाउनवर्ड। अगर इसी डेरिवेशन में हम z को अपवर्ड ले लेंगे तो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि जो ये वाला टर्म था pz प्लस डेल pz बाई डेल z इंटू dz इंटू डी, ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो टर्म निगेटिव हो जाएंगे। और सॉल्व करने पे हमको मिलेगा डेल pz बाई डेल z इज इक्वल टू माइनस गामा। ये कब मिलेगा? व्हेन z एक्सिस इज टेकन वर्टिकली अपवर्ड। और ये वाला जो पहला एक्सप्रेशन हमने देखा ये कब मिलेगा? जब इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे। दोनों ही एक्सप्रेशन सही हैं, लेकिन आईएएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें मेन 2 ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन है, दैट इज डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस गामा और डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू गामा। इसको आप चाहो तो डी पी बाई डी जेड इक्वल टू गामा और डी पी बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस गामा ऐसा भी लिख सकते हैं। कारण ये है क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो प्रेशर इज ओनली फंक्शन ऑफ जेड, प्रेशर इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो दैट्स वाई जो प्रेशर है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम ये पार्शियल डिफरेंशियल को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि प्रेशर सिर्फ z एक्सिस के अलोंग चेंज होता है। अब मैंने ये कैसे बोल दिया कि प्रेशर है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ z डायरेक्शन, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन x एंड y डायरेक्शन। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा पास्कल लॉ में कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, लेट अस से यहाँ पर जो pz प्रेशर आ रहा है, ओके, वो रिमेनिंग जो डायरेक्शन है इसके, जो नॉर्मल डायरेक्शन है दैट इज x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, यानी कि px प्रेशर एक्टिंग इन x डायरेक्शन एंड प्रेशर एक्टिंग इन y डायरेक्शन, इन सब ये तीनों आपस में बराबर होंगे एज पर दी पास्कल्स लॉ। सो अगर आपने pz निकाल लिया तो उस पॉइंट पे px और py दोनों सेम होंगे। और साथ ही साथ प्रेशर जो है वो x और y डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट सेम लेवल पे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट अगर सेम लेवल पे हैं, यहां पर जो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी 2 पॉइंट है, इसकी डेप्थ भी h है, इसकी डेप्थ भी h है, तो यहाँ पर pz वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है pz आपका, pz एट a विल बी इक्वल टू pz एट b। ओके, सो a और b पे प्रेशर बराबर आ गया, यानी कि px एट a भी बराबर होगा px एट b के, देन py एट a बराबर होगा py एट b के। तो ऐसा प्लेन जिसकी डेप्थ जो सरफेस से सेम है, उस प्लेन पे थ्रू आउट द प्लेन प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर होता है। तो आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक प्लेन पर मौजूद सभी पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस गामा सही है या dp बाई डी जेड इज इक्वल टू प्लस गामा सही है। तो हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें हमने z का डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया है, ठीक है, और अगर अपवर्ड लेंगे तो राइट हैंड साइड में माइनस गामा आएगा। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड ये होता है कि
एक्स डायरेक्शन ऐसा, वाई डायरेक्शन ये, और इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड केस है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन सही होगा, क्योंकि z डायरेक्शन टेक्निकली अपवर्ड होता है, हमने हमारे कन्वेंशन के लिए उसको डाउनवर्ड कंसीडर किया है। सो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि z इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, तब तक कि ये वाला एक्सप्रेशन को हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ का एक्सप्रेशन कहेंगे। अदरवाइज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज पर दिस रिलेशन, दैट इज dp by dz इज इक्वल टू माइनस गेमा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो दिस इज फ्लूइड एट रेस्ट। इसको मैं मान लेता हूं जो फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को मैं मान लेता हूं डाटम, इसको डेटम मान लिया मैंने, यानी कि यहां पर z की वैल्यू मैंने ले ली 0। यहां से h डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिस पे मुझे प्रेशर चाहिए, दैट इज पॉइंट A। जो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी बनती है रो, और यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g। तो इस यहां से हाइड्रोस्टैटिक लॉ से मैं लिख सकता हूं dp by dz इज इक्वल टू गामा, सो dp इज इक्वल टू गामा इंटू dz। तो h डेप्थ तक के प्रेशर निकालना है मुझे, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। सो दैट इज प्रेशर फ्री सरफेस पे प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू प्रेशर एट द पॉइंट ए PA। सो dp को इंटीग्रेट करता हूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से PA तक के, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहां पर जो हाइट है दैट इज 0 एंड यहां पर जो है दैट इज h गामा dz। इंटीग्रेट करने में मुझे मिलेगा PA माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू गामा इंटू h माइनस 0। Okay, so PA, that is pressure at point A, will be equal to atmospheric pressure plus gamma into h, या इसको ऐसे लिख सकते हैं P atmospheric plus rho g h. This will be the pressure at point A. Okay, so अब मैंने इस एक्सप्रेशन को निकाला। अब इसको मैं ऑब्जर्व करूं अगर, तो मैंने जो पॉइंट ए का प्रेशर है उस पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिया हुआ है और प्लस प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ वो भी कंसीडर किया हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए, या फिर किसी भी डेप्थ पर ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर हम लोग गेज प्रेशर की बात करें कि गेज प्रेशर क्या होगा पॉइंट ए पे, तो हम जानते हैं कि फ्री सरफेस पे जो प्रेशर होता है दैट इज प्रेशर एट फ्री सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक, अब गेज जो स्केल होता है, गेज स्केल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डेटम मानते हैं, यानी कि P गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट गेज इज टेकन एज 0, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 माना जाता है, रिफरेंस पॉइंट माना जाता है मेजरमेंट के लिए। तो अगर पॉइंट ए का मैं गेज प्रेशर लिखूंगा तो वो होगा PA इक्वल टू रो जी एच। सो दिस विल बी द गेज प्रेशर। ओके, सो दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको कई जगह आप टोटल प्रेशर ही बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड दिस इज द गेज प्रेशर एट पॉइंट ए। तो हमने देखा कि किसी फ्लूइड पे किसी पर्टिकुलर h डेप्थ पर जो टोटल प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दैट इज P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द प्रेशर एक्टिंग अबव द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो फ्री सरफेस के ऊपर लगता है, सो दैट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द फ्री सरफेस प्लस रो जी एच। दिस इज द h इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, या फिर इसको मैंने बोला एब्सोल्यूट और टोटल प्रेशर। देन सिमिलरली अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं एटमॉस्फेयर को ले लूं रेफरेंस पॉइंट, तो ये हो जाएगा रो जी एच, प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, दैट इज द गेज प्रेशर। ओके, नाउ इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये वाले गेज प्रेशर की बात करते हैं, जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे
इसके थ्रू, जो कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के थ्रू सॉल्व होते हैं, मेजरली वो प्रेशर मेजरमेंट के होते हैं। मैनोमीटर्स वगैरह के क्वेश्चंस हम लोग जो आगे देखने वाले हैं वो सब होंगे। सो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग गेजेस यूज करते हैं। तो गेजेस जो प्रेशर मेजर करते हैं, जो वैल्यू इंडिकेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गेज प्रेशर। तो उस केस में हमको इस वैल्यू की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मेजरली इस वैल्यू के साथ हम डील करते हैं, दैट इज प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। तो ये प्रेशर इक्वल टू प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है, ये आगे हम मैनोमेट्री वगैरह में यूज करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके तो अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है अदर देन एच। सो सिंपली बोल सकते हैं कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डेप्थ के अलोंग चेंज होता है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके अब क्या होता है, जनरली हमको ये लगता है कि कोई कंटेनर अगर बड़ा है ना, तो उस पर किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे, सपोज वो डेप्थ x है, तो उस x डेप्थ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और कोई नैरो है या पतला थिन कोई वेसल है तो सेम डेप्थ पे प्रेशर कम होगा, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे? ये जो लॉ है हमारा P इज इक्वल टू रो जी एच, दैट इज गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, इसमें देखिए कोई भी टर्म एरिया का नहीं आ रहा है। तो सपोज मैं 2-3 वेसल्स लेता हूँ, एक फ्रस्टम ले लिया, एक मैंने सिलेंडर ले लिया जिसका डायमीटर D1 है, और दूसरा मैंने कोई सिलेंडर ले लिया जिसका डायमीटर D2 है, एंड D1 इज ग्रेटर देन D2। ये फ्रस्टम है। ओके इसके बॉटम सरफेस का एरिया इसका A1 है, इसका बॉटम सरफेस का एरिया A2 है, और इसके बॉटम सरफेस का एरिया A3 है। ओके अब तीनों के तीनों जो वेसल्स हैं उन तीनों में मैं सेम हाइट तक अगर फ्लूइड भर दूं, इसमें भी h हाइट का है और इसमें भी h हाइट का, तीनों में मैंने h हाइट तक के फ्लूइड मैंने इस पे पोर कर दिया। ओके अब ये तीनों फ्लूइड जो हैं वो वाटर हैं, यानी कि इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए जो डेंसिटी है दैट इज रो। तीनों के लिए जो डेंसिटी है वो सेम है, यानी कि 3 अलग वेसल जिनका साइज अलग है, जिनका वॉल्यूम अलग है, उनमें मैंने सेम लिक्विड पोर किया है और सेम हाइट तक पोर किया है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ये समझ आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ रो जी एच, इसमें कहीं भी एरिया का टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि फ्रस्टम पे इस पॉइंट पे बेस पे, दैट इज प्रेशर एट बेस, इसके लिए भी वही होगा रो जी एच, इसके लिए भी वही होगा प्रेशर एट बेस रो जी एच, और इसके लिए भी वही होगा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तीनों पे जो बेस पे प्रेशर आ रहा है वो सेम होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेसल में प्रेशर जो होता है किसी पॉइंट पर, उस वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करता, उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे ये सिलेंडर चौड़ा क्यों हो, कितना ही ज्यादा इसका डायमीटर क्यों ना हो, चाहे उसका डायमीटर कितना कम क्यों ना हो, अगर हम सेम डेप्थ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं तो दोनों फ्लूइड में, दोनों केसेस में जो आपका प्रेशर की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सो प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, लेकिन जब मैं बात करूंगा कि इसके बेस पे कितना फोर्स आएगा ड्यू टू प्रेशर, सो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बेस विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया जो है, देखिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, और जो प्रेशर फोर्स होता है F, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर सबका सेम है लेकिन एरिया सभी का डिफरेंट है। तो यहाँ फर्स्ट केस में F1 विल नॉट बी इक्वल टू F2 एंड F2 विल नॉट बी इक्वल टू F3। तीनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी क्योंकि प्रेशर भले सेम है लेकिन एरिया सबका डिफरेंट है। सो दिस इज नोन एंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स थ्योरी। ओके अब देखते हैं कि कोई फ्लूइड रेस्ट से कब मूव करना चालू करता है। देखिए 2 कंडीशंस आएंगी, एक हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड हम आगे पढ़ने वाले फ्लूइड डायनामिक्स। सो कोई फ्लूइड एट रेस्ट कैसे मूव करता है, जैसे कि सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला स्टेटमेंट, पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में बनी रहेगी। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी। सेम वैसी अगर मुझे किसी फ्लूइड एट रेस्ट को मूव कराना है,
इनिशियली। सो सबसे पहले मुझे ज़रूरत चाहिए वो है प्रेशर डिफरेंस की। कोई फ्लूइड एट रेस्ट सिर्फ तब मूव होता है जब प्रेशर डिफरेंस उसको मिलता है। तो अगर 2 पॉइंट पे फ्लूइड के प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा तो वहां पर आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो होने लग जाएगा। ठीक, तो इससे एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, यहां पर प्रेशर PA है और यहां पर प्रेशर PB है, यहां पर हाइट H1 है, यहां पर जो हाइट है दैट इज H2। तो डेफिनेटली दिख रहा है H2 बड़ा है H1 से, सो डेफिनेटली PB बड़ा होगा PA से, है ना। तो यहां पर फ्लूइड फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर फ्लूइड फ्लो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड है इसको हम एक कंटेनर में रखे हैं। ये कंटेनर पे जितना प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है, उसके इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर फोर्स जो कंटेनर है वो भी इसके ऊपर लगा रहा है। सो दैट्स वाई जो सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्सेस लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और सारे फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा है, जो भी इनके मैग्नीट्यूड में, फोर्स के मैग्नीट्यूड में जो भी डिफरेंस है और जो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, उस अनबैलेंसिंग फोर्स को ये वॉल कैरी कर रहा है और फिर वो अनबैलेंसिंग फोर्स इस वॉल की तरफ जा रहा है और उस अनबैलेंसिंग फोर्स को ये वॉल एक रिएक्शन देके न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो बेसिकली समेशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर 0 है, इसलिए ये फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं इस कंटेनर में एक छेद कर दूं, इस कंटेनर में अगर मैं छेद कर दूंगा तो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पर जो प्रेशर है, लेट अस से प्रेशर एट पॉइंट ए PA इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक। सो डेफिनेटली हमने देखा है जनरली अगर किसी बर्तन में छेद हो जाता है तो पानी बाहर की तरफ जाने लगता है। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि फ्लूइड एट रेस्ट जो होता है वो कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लूइड इन मोशन की, जो ऑलरेडी मूव कर रहा है। जैसे इसमें ये इसकी इनिशियल कंडीशन पे फ्लूइड जो था वो रेस्ट पे था। अगर फ्लूइड मोशन में है, डायनामिक कंडीशन में है, तो उस केस में जो फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस, जो कि बर्नौली ने बताया था, ऑयलर्स ने बताया था, वो हम फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तो रेस्ट से मोशन की कंडीशन में तब आता है जब वहां पर हमको प्रेशर डिफरेंस मिलता है। ओके, अब ये फ्लो कब तक होता रहेगा? तो देखिए स्कूल लेवल पे हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, एक बार इसे और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये एक वेसल है, इसमें H हाइट तक के लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें मैं एक पाइप लगाता हूं और इसको एक दूसरे वेसल से कनेक्ट कर देता हूं। ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और A1 बहुत बड़ा है A2 से। ओके, तो लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी थी दैट वाज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, उसमें हमने देखा था कि जो प्रेशर होता है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होगा, इनिशियली बोलता हूं कि जब मैंने इस पाइप को यहां कनेक्ट किया तो इसमें कोई फ्लूइड नहीं था। धीरे धीरे यहां से पानी, इसमें जो भी फ्लूइड है, जो भी लिक्विड इसमें भरा है पानी के अलावा हमने, वो इसमें जाने लग जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्लो तब होता है जब प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो यहां पर फ्लो कब तक होगा? जब तक के प्रेशर का डिफरेंस है तब तक फ्लो होगा। और जिस पॉइंट पर यहां पर इन दोनों वेसल्स में प्रेशर बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर बेस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके बाद फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फ्लो कब तक होगा? जब तक के इन दोनों का जो हाइट है मेजर्ड फ्रॉम द बेस वो इक्वल नहीं हो जाता। जितनी हाइट तक के वाटर या कोई दूसरा फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, जब तक उतने ही हाइट तक के फ्लूइड इसमें नहीं भर जाता तब तक के फ्लो होगा। कैसे होगा? अगर सपोज इसकी हाइट आपके लेटर से H1 है और फाइनल हाइट इस पे भी कितनी है? H1 है। सो यहाँ पर भी प्रेशर हो जाएगा ρg H1 और इस वाले पे भी हो जाएगा ρg H1। सो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जिसमें दोनों वेसल्स में, बड़े वेसल में और छोटे वेसल में प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंड देयर विल बी नो फ्लो पॉसिबल, क्योंकि फ्लो सिर्फ तब हो सकता है जब प्रेशर डिफरेंस वहां पर हो। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन टू वेसल्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप। सो आज हमने पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ एंड जो भी उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो हमने आज कवर किए हैं।
लास्ट वीडियोस में हमने जो फ्लूइड स्टैटिक्स था वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। अगर आपको आज के लेक्चर्स अच्छा लगा और अगर आज के टॉपिक पे कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।